गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज अपन देखने वाले हैं कि ऊष्मागतिकी के नियम और ऊष्मागतिकी के नियम में अपने जितने भी लॉजिक और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और देखिए, रटना बिल्कुल नहीं है, सिंपल भाषा में आसानी से समझिएगा अपन। तो हम एक और पॉइंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहती है, अर्थात न तो अपन ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं और न ही इसका निर्माण कर सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में अपन इसको बदल सकते हैं। तो उस नियम का भी अपन ऊष्मागतिकी के आधार पर सिद्धीकरण करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में। ऊष्मागतिकी का अपन देखते हैं शून्य नियम। शून्य नियम, तो देखिए ये अपन सर्वप्रथम शून्य नियम के बारे में बात करेंगे। आप इसको यूं समझिए कि मान लीजिए मेरे पास कोई ए पदार्थ है और ये ए पदार्थ किसी दूसरे बी पदार्थ के साथ क्या है, तापीय साम्य में है। और ये जो बी पदार्थ है ये सी पदार्थ के साथ तापीय साम्य में है। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट इसका निकल के आता है, यानी कि जो शून्य नियम में हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे ए बी के साथ तापीय साम्य में है और बी सी के साथ तापीय साम्य में है। तो अपन बोल देंगे कि जो ए है वो सी के भी क्या होगा, तापीय साम्य में होगा। तो इसको साम्यावस्था का नियम भी कहते हैं। देखिए ये सिंपल सा नियम है, इसको कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारा जो प्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है वो अपन ने 10th स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये देखिए अपन इसका जो प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं लिखता हूं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें आज अपन बेहद ही रोचक तथ्य देखने वाले हैं और वो तथ्य देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे। तो देखिएगा ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या है, उसको अपन एक बार थ्योरेटिकली देखते हैं, उसके बाद में अपन सूत्र के आधार पर यानी कि मैथमेटिकली रूप से अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये प्रथम नियम क्या कहता है कि इसमें इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसके अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, न तो निर्माण होता है और न ही इसको नष्ट कर सकते, न ही इसको अपन क्या करेंगे, नष्ट कर सकते। और केवल क्या होता है, नष्ट कर सकते इसको केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये ही हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कि ऊर्जा को अपन न तो बना सकते हैं और न इसको नष्ट कर सकते हैं। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। तो इन दोनों पॉइंटों को मैं समझाने वाला हूं कि ये जो पॉइंट पहले वाला है कि न तो नष्ट होगी, अर्थात ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है, वो संरक्षित रहती है। और इसको अपने सूत्र की सहायता से आगे समझने वाले हैं। लेकिन इस नीचे वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको यूं समझिए, मान लीजिए हमारे पास घर में प्रेस है, उसको अपन जैसे ही विद्युत यानी कि जो विद्युत बोर्ड में लगाते हैं तो जो विद्युत ऊर्जा है
वो प्रेस में जाती है और प्रेस गर्म होती है, मतलब विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल रही है, ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलती है। इसी प्रकार गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो कूलर या फ्रीज का, जो कूलर या पंखे का जो वायर है वो अपन विद्युत ऊर्जा में लगाते हैं, तो पंखा हमें हवा देता है और ये हवा क्या है, ये पवन ऊर्जा है। तो अपन बोल सकते हैं कि पंखे में विद्युत ऊर्जा पवन ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ये नष्ट नहीं होने का और जो निर्माण वाला, ये अपन आगे इसी फॉर्मूले के आधार पर इसका सिद्धिकरण करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा जो प्रथम नियम है इसका जो फॉर्मूला वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है और यहाँ पे क्या है, ये ऊष्मा है और ये W है। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त होता है। अब आप इस सूत्र में ध्यान से देखिएगा कि ये जो ऊष्मा है इसका साइन कैसा है, इसका साइन पॉजिटिव है, धनात्मक है, मतलब निकाय के द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जा रही है। तो अपन लिख देते हैं कि यहाँ पे ये ऊष्मा क्या है कि निकाय के द्वारा, यानी कि निकाय ऊष्मा क्या क्या करता है, अवशोषण करता है, निकाय ऊष्मा का अवशोषण करता है या निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा है ये। जबकि यहाँ पे जो कार्य है इसका भी आप साइन देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे इस सूत्र को तो रट लेते हैं लेकिन इस सूत्र में जितने भी प्लस माइनस के साइन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कार्य है ये कैसा है, पॉजिटिव है, कार्य है पॉजिटिव है। और अपन ने देखा था पीछे वाले लेक्चर्स में कि यदि निकाय खुद कार्य करता है, निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है और आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पे तो धनात्मक है, मतलब है निकाय पर कार्य होता है और निकाय पर कार्य होता है। मान लीजिए मैं एक निकाय हूं और जो मेरा कार्य कोई दूसरा कर रहा है, यानी कि मेरा कार्य दूसरा कर रहा है तो मेरी ऊर्जा तो नष्ट नहीं होती है। और यहाँ पे यदि निकाय पर कार्य होता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और वृद्धि होगी तो कार्य क्या होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ये क्या है, निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आंतरिक ऊर्जा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा इक्वल टू यहाँ पे आवेश अपॉन W। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि जो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है उसमें देखिए कौन सा पथ फलन है और कौन सा अवस्था फलन है। तो आप ध्यान से देखिएगा जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है ये तो क्या है बच्चों, ये तो अवस्था फलन है, ये तो क्या है, अवस्था फलन। और अपन ने पीछे वाले लेक्चर में देखा था कि अवस्था फलन क्या होते हैं, जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर ही करते हैं, पथ पर निर्भर ही नहीं करते। जबकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ऊष्मा और कार्य है वो क्या है, वो पथ फलन है, वो क्या है, वो पथ फलन होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए इसके अपन वैसे डेफिनेशन अपन कैसे देंगे वो देखिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में कि सूत्र को अपन थ्योरेटिकल रूप से कैसे लिखेंगे कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये आप देखिए ये जो ये है ये निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। परिवर्तन किसके बराबर होता है कि निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा, अपन ने लिखा है यहाँ पे कि निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा, निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा व
वह निकाय, देखिए कार्य यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, धनात्मक कार्य है तो निकाय पर कार्य होता है, तो क्या लिखेंगे, वह निकाय पर, वह निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय के द्वारा है और यहाँ पे निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे कि सर जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम आप ये बता रहे हैं, ये किन किन के बारे में हमें जानकारी देता है? तो देखिए, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे तो आसानी से आप ट्यूशन लगा सकते हैं। तो देखिए, यह ऊष्मा और कार्य में संबंध बताता है। तो ये पॉइंट हमें यहां से मिल चुका है कि यह सूत्र ऊष्मा, ऊष्मा बोले तो हीट, ऊष्मा तथा कार्य में संबंध बताता है, तो ये आप इनको याद रखेंगे। अब देखिए, आपको ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि बताइए कि यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, कि जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है उसमें अपन परिवर्तन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें परिवर्तन अपन निम्न प्रकार से करेंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो कैसे कैसे होता है, बिल्कुल भी रटाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट को सीखिए और आपका कॉन्सेप्ट यदि डेवलप होगा, बिल्डअप होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बिना रटे सोले कर सकते हैं। तो अपन मैं लिख देता हूं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा बोले तो यहाँ पे डेल ई, ऊर्जा में परिवर्तन निम्न प्रकार कर सकते हैं, एक तो अपन क्या करेंगे, ऊष्मा के पदों में अपन पहले बात कर लेते हैं, या तो अपन क्या करेंगे, निकाय ऊष्मा का अवशोषण करें या निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करे। तो यहाँ पे ऊष्मा का जो चिन्ह है, जो साइन है, वो चेंज हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं पहला कि निकाय ऊष्मा का अवशोषण अथवा क्या हो सकता है, अथवा उत्सर्जन करके। अब आप देखेंगे कि यदि निकाय ऊष्मा का अवशोषण करता है तो अपन क्या बोलेंगे कि ऊष्मा का जो साइन है वो क्या आता है, वो धनात्मक आएगा। और यदि निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा तो यहाँ पे जो ऊष्मा का साइन है वो क्या आएगा बच्चों, वो ऋणात्मक हमारे पास से प्राप्त होगा। तो पहला तो प्रकार हमारा यह है कि आंतरिक ऊर्जा में अपन परिवर्तन निम्न प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि कार्य निकाय के द्वारा कार्य करके अथवा निकाय पर कार्य करके भी अपने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अपने करेंगे। तो देखिए, अपन पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि यदि निकाय के द्वारा कार्य होता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। और यदि निकाय पर कार्य होता है, मतलब कोई दूसरा कार्य कर रहा है निकाय पर, तो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो कार्य का मान भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। और देखिए, तीसरा एक और प्रकार है इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का, वो क्या है,
वो मान लीजिए वो अपन पदार्थ का यानी कि पदार्थ का आदान प्रदान करके भी। तो तीसरे पॉइंट को आप समझिए, ये आपको जरा हटके थोड़ा पॉइंट है कि पदार्थ के आदान प्रदान द्वारा आदान प्रदान द्वारा अपन करेंगे। तो मान लीजिए पदार्थ का कोई आयतन है, तो यहाँ पे यह पदार्थ क्या हो जाएगा, पदार्थ यहाँ पे मैं लिखता हूं कि आप पदार्थ को एक राशि के रूप में मान लीजिए अपन आयतन में परिवर्तन करेंगे तो कार्य हमारा परिवर्तित होगा, और कार्य परिवर्तित होगा तो मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। क्यों, देखिएगा कार्य का जो फॉर्मूला अपन ने पीछे ये पढ़ा था कि माइनस पी जो क्या है बाह्य दाब है, और ये आयतन में परिवर्तन। तो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं कि जो आयतन में परिवर्तन अपन करेंगे तो कार्य क्या होगा, कार्य भी परिवर्तित होगा, और कार्य भी परिवर्तित होगा तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। अब एक इंपोर्टेंट पॉइंट आप इसमें समझिएगा, वो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो बच्चों इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपन लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, वो नष्ट नहीं होती है। यानी कि अपन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि अपन इसको नष्ट नहीं कर सकते। तो ये नियम अपन देखेंगे तो इसका सिद्धीकरण देखिए बहुत ही आसान भाषा में आप सीख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नोट में आपको एक पॉइंट ये लिखना है कि यह जो हमारा सूत्र है, यह बोले तो वो वाला, यह सूत्र विलगित निकाय पर ही लागू होता है, विलगित निकाय पर ही लागू होता है। मतलब सर अपन ने निकाय 3 प्रकार के अपन ने पढ़े थे, खुला निकाय ओपन सिस्टम, बंद निकाय क्लोज सिस्टम, और विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए विलगित निकाय का मतलब क्या होता है समझिएगा कि इसमें न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, मतलब ऊष्मा का मान क्या है 0, और न ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है, मतलब पहले पदार्थ किसी पात्र में था उतना ही उसमें पदार्थ बाद में रहता है। तो बोले तो उसमें आयतन में भी परिवर्तन क्या होगा 0, पहले पदार्थ जितना था उतना ही रहता है, मतलब आयतन में भी कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो विलगित निकाय की सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसा निकाय जिसमें न तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो पहले जितनी ऊष्मा थी यानी कि ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, पहले जितनी ऊष्मा थी उतनी ऊष्मा बाद में रहती है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि विलगित निकाय में न तो ऊष्मा निकाय से बाहर जाती है और न ही ऊष्मा बाहर से निकाय में आती है। बोले तो ऊष्मा कितनी है 0 है, कांस्टेंट रहता है ऊष्मा का मान। और यहाँ पे कि पदार्थ का आदान प्रदान भी नहीं होगा, और पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा तो बोले तो आयतन में भी परिवर्तन कितना होगा 0, और आयतन में परिवर्तन 0 है तो अपन ने एक सूत्र देखा था कि W बराबर माइनस पी डेल वी, ये क्या है आयतन में परिवर्तन 0 है तो कार्य का मान भी क्या होगा 0। तो ये जो जितनी राशि हमने मान निकाला है वो इस सूत्र में अपन रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयतन में परिवर्तन इक्वल टू ऊष्मा प्लस यहाँ पे W, और ये ऊष्मा क्या है पॉजिटिव मान है तो निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा है, निकाय ऊष्मा का अवशोषण करता है। और यहाँ पे ये कार्य की वैल्यू भी क्या है, कार्य का जो मान है वो भी क्या है धनात्मक है, कार्य का मान भी धनात्मक है। बोले तो यहाँ पे कार्य निकाय पर कार्य होता है, निकाय के द्वारा नहीं, निकाय पर कार्य होता है। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या रहता है 0 बोले तो कांस्टेंट। तो आपको पता चल चुका है
कि यहाँ पे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। तो ये हमें यहाँ से पता चल चुका है। और देखिए विलगित निकाय का उदाहरण आपको पूछ ले कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है बच्चों, ब्रह्मांड विलगित निकाय का उदाहरण होता है। इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स विलगित निकाय का उदाहरण होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि जो अपन जो अपन ने फॉर्मूला देखा है, ये वाला फॉर्मूला अपन ने देखा है, इसके अपन निष्कर्ष देखेंगे। और निष्कर्ष भी क्या देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के निष्कर्ष इस सूत्र पर कि समतापीय प्रक्रम में क्या होता है, समदाबीय प्रक्रम में क्या होता है, समायतनिक प्रक्रम में क्या होता है, चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, और उद्दोष्म प्रक्रम में क्या होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको आसानी से समझ में आ चुका है। और इसके बाद में इसी का नेक्स्ट पार्ट अपन लेके आएंगे, और वो पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके आधार पर ही हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएंगे। यदि वो पार्ट आप नहीं देखेंगे तब तक ही आपका जो सिस्टम है वो अधूरा रहेगा। और मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून तथा जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके।